हेलो एवरीवन। आज हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता या इंग्लिश में कहेंगे क्वांटम यील्ड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता ये क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की कुल संख्या तथा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या का अनुपात है। ये किसका रेशो है? एक तरह से ये रेशो है, मतलब पर्टिकुलर दिए गए टाइम में कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उनकी संख्या, उसको डिवाइड करेंगे फोटोनों की कितनी उसी पर्टिकुलर टाइम में उस रिएक्टेंट्स के अणुओं द्वारा कितने फोटोन अवशोषित किए गए। तो उन जो संख्याओं का जो अनुपात है, मतलब कितने दिए गए समय में अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, वो संख्या ऊपर आएगी। और नीचे कौन सी संख्या आएगी? कितने फोटोन अवशोषित हुए रिएक्टेंट्स के द्वारा, या फोटोन या क्वांटम कितने अवशोषित हुए उनकी संख्या आएगी। तो इनका जो रेशो या जो उनका अनुपात है वो क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता कहलाता है। तो अब अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा कितने और ये अवशोषित फोटोन की मात्रा, इनका जो रेशो है वो क्वांटम यील्ड है। फिर दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या, यानी कितने रिएक्टेंट्स दिए इन गिवन टाइम, हाउ मेनी रिएक्टेंट मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, और डिवाइड उसको कैसे करेंगे? इन द गिवन टाइम द क्वांटिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड आइंस्टीन। तो यहाँ उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की मात्रा इसे डिवाइड कर देंगे। तो हम यदि दिए गए समय को उठाते हैं तो यानी कि हम दोनों को टी से डिवाइड करते हैं, तो जो अभिकृत मोल ये ऊपर आ जाएगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर आ जाएगी, वेग आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग, और नीचे अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ ये अभिक्रिया की दर है और नीचे अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। इस प्रकार से ये क्वांटम यील्ड या फाई का मान आ जाता है। तो प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम के अनुसार क्वांटम दक्षता का मान एक होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है एक फोटोन के अवशोषण से। तो उस आधार पर हम देखें तो यदि एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होता है तो जितने फोटोन अवशोषित हो रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यदि प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो क्वांटम दक्षता का मान 1 होता है। लेकिन क्या है कि हम प्रयोग द्वारा देखते हैं कि ज़्यादातर अभिक्रियाओं में ये जो क्वांटम यील्ड का मान है वो 0 से लेकर 10⁻⁻⁶ तक हो सकता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, अभिक्रिया, इसका मतलब अभिक्रिया कई स्टेप्स में होती है। उसमें प्राइमरी स्टेप्स में जो क्वांटम यील्ड है उसका फाई का मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्राइमरी स्टेप में तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो जितने फोटोन अब्जॉर्ब्ड होंगे उतने ही प्राइमरी स्टेप में वो रिएक्टेंट में चेंज हो गए। लेकिन ये जो आगे ये जो अगले स्टेप होंगे, द्वितीय जो उसको सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हैं, उनमें क्या होता है, उनके कारण है वो क्वांटम दक्षता का मान परिवर्तित हो जाता है। और जो फाई है किसी अभिक्रिया के लिए वो प्राइमरी स्टेप्स और सेकेंडरी स्टेप्स सबका एक कंपोजिट रिजल्ट है ये। तो समग्र परिणाम है। इस कारण से क्या है, ये अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस क्वांटम यील्ड को हम जो अभिक्रिया के दौरान होने वाले जो सेकेंडरी प्रोसेस है, यानी कि जो अदर स्टेप्स हैं, उनकी प्रकृति को समझ के हम क्वांटम यील्ड की व्याख्या कर सकते हैं। तो क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो हम क्या है कि ताप के बढ़ाने पर भी क्वांटम यील्ड में वृद्धि होती है। तो जैसे अमोनिया की अपघटन की क्वांटम दक्षता है वो 100 डिग्री बढ़ाने पर 15 से 20% बढ़ जाती है। इसके अलावा जो क्वांटम यील्ड है वो साधारणतः तरंगदैर्ध्य बढ़ती है तो क्वांटम दक्षता में कमी आती है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या है, क्वांटम दक्षता घट जाती है, यानी कि तीव्रता कम होनी चाहिए यदि हम क्वांटम यील्ड ज़्यादा चाहते हैं। और निष्क्रिय गैसों का जो प्रभाव है, तो निष्क्रिय गैस की उपस्थिति में जो साधारणतः जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्वांटम दक्षता में वृद्धि होती है।
अतः रासायनिक अभिक्रिया में ताप स्थिर रहना चाहिए और एकवर्णी प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो होते हैं वो कारक कुछ फैक्टर्स थे जो क्वांटम यील्ड को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि उच्च व अल्प क्वांटम यील्ड का जो मुख्य कारण क्या है। जैसे मान लो ऐसी अभिक्रियाएं जो आइंस्टीन नियम का पूर्ण रूप से पालन करती हैं, यानी कि एक फोटोन एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का अवशोषित करके और वो प्रोडक्ट बना लेता है, तो उसको हम सक्रिय एक्टिवेटेड हो जाएगा और सक्रिय होकर के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वांटम यील्ड का मान उसके लिए 1 होता है। लेकिन जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 या इससे अधिक अणु अपघटित होते हैं तो फाई है वो बढ़ गया, 1 से ज़्यादा हो गया, क्वांटम दक्षता का मान उच्च होता है। और यदि एक फोटोन के अवशोषण से 1 से कम या बहुत कम अणु अपघटित होते हैं तो ये जो क्वांटम यील्ड है वो <1 होगी। अब हम बात करें उस क्वांटम दक्षता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, देखो एक अणु प्रकाश ऊर्जा का एक फोटोन अवशोषित करेगा, तो जो प्राथमिक प्रोसेस में जो अणु का वियोजन करता है, जैसे देखो यहाँ ए बी है वो फोटोन अवशोषित करके ए और बी 2 बना लेते हैं। अब ए बी और ए ये जो ए बी एक्टिवेटेड होता है और वो उसने ए और बी बना लिया। अब जो ये बने हैं प्राथमिक प्रक्रम में जो अणु बना है वो दूसरे अणु के वियोजन में भी सहायक है। यहाँ पर देखो ए बी से ए और बी बना। अब ये ए जो है जो मॉलिक्यूल जो बना है वो फिर से ए बी का वियोजन करने में सहायक है। तो इस प्रकार से क्या है कि फोटोन का अवशोषण तो एक ही हुआ, लेकिन 2 अणु विघटित हो गए और 2 अणु विघटित होने से क्या हुआ कि क्वांटम यील्ड का मान बढ़ गया। तो यहाँ फाई बराबर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। फिर है जैसे चेन रिएक्शन में देखिए उसके कारण भी जब भी चेन रिएक्शन होगी या श्रृंखला अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा होगी। तो एक अणु द्वारा यदि जैसे मान लो A2 अणु है, A2 अणु क्या करता है कि यहाँ चेन रिएक्शन में आपको पता है फ्री रेडिकल बनते हैं। तो A2 जो प्रोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा तो 2A बनाएगा, ये प्राइमरी प्रोसेस हो गई। फिर जो A है मॉलिक्यूल प्रोटॉन अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री रेडिकल है, ये B2 से रिएक्शन करेगा, B+B बनाएगा। अब B फ्री रेडिकल बनाया वो फिर A2 से रिएक्शन करके AB, इस प्रकार से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनते रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन का अवशोषण हुआ एक, जबकि कई सारे रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसलिए क्या है, फाई का मान 1 से अधिक हो गया। तो ये श्रृंखला क्रिया विधि भी ये क्वांटम यील्ड को बढ़ा देती है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती उत्पाद ऐसा हो जो उत्प्रेरक का कार्य करें। ऐसे मान लो अभिक्रिया में कोई उत्पाद ऐसा बनता है जो अभिक्रिया के लिए क्या करता है, कैटेलिस्ट का कार्य करता है। तो भी क्या है कि एक क्वांटम के अवशोषण से कई अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और कई प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब फिर क्या है, प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यह उत्सर्जित ऊष्मा अन्य अणुओं को सक्रिय कर देती है और उससे कई अणु बिना अतिरिक्त अवशोषण के अपघटित हो जाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि है वो भी 1 से अधिक होती है। जैसे प्रकाश रासायनिक उस जगह अवशोषण हुआ और उस अवशोषण से फिर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया हुई वो एक्जोथर्मिक हो। अब एक्जोथर्मिक से क्या होता है कि जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा कई अन्य अणुओं को भी क्या कर देगी, एक्टिवेटेड कर देगी। ऊष्मा के कारण वो एक्टिवेट हो जाएंगे बाद में जो सेकेंडरी प्रोसेस में, तो कई अणु अपघटित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में भी क्वांटम यील्ड है वो 1 से ज़्यादा होती है। और प्राथमिक जो अगला जो कारण है वो जैसे प्राइमरी स्टेप है उसमें क्वांटम अवशोषण से सक्रिय जो अणु है वो फिर क्या करता है, निष्क्रिय अणु के साथ टकराकर ये जो एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल बना जो प्रोटॉन का अवशोषित करके वो क्या करेगा, जो एक्टिवेटेड अणु नहीं थे उनके साथ टकराने कई बार टक्कर करने से वो भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार भी जो ये क्वांटम यील्ड है उसका मान बढ़ जाता है। अब अल्प क्वांटम दक्षता के कारण अब उसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है एक तरह से वो अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देता है। तो ये फिर क्या है, क्वांटम यील्ड का मान कम हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं क्या होता है। ये पहला कारण ये है कि ये जो प्राइमरी स्टेप में जो प्रकाश ऊर्जा का जो
फोटोन का अवशोषण करके जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था वो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले ही जो बाद के प्रक्रम है उसमें डीएक्टिवेट हो जाता है, तो क्वांटम यील्ड घट जाती है। और दूसरी बात क्या है कि जब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो किसी फर्स्ट कारण बताया, एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल था वो उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले उसने क्या है कि वो डीएक्टिवेट हो गया। दूसरा क्या है कि यदि मान लो कोई एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था, उसने जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल नहीं थे, असक्रिय जो अणु थे, उनसे क्या है कोलिजन की टक्कर की और उस अपनी ऊर्जा लॉस्ट कर दी। तीसरा कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड अणुओं में से कुछ अणुओं को इतनी ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती कि वो उत्पाद में रूपांतरित हो सके, कन्वर्ट हो सके। और चौथा जो कारण है वो क्या है कि यदि प्राथमिक प्रकाश रासायनिक क्रिया पुनः प्रतीप होने लगे, यानी कि ये रिवर्सिबल हो जाती है। जैसे ए है वो A2 में परिवर्तित होता है, A2 वापस ए में परिवर्तन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो P5 का मान कम हो जाता है। और इसके अलावा जो डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट है वो यदि वापस रिकॉम्बिनेशन करके पुनः संयोजन करके रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं तो भी हमें क्या है कि क्वांटम यील्ड का मान कम प्राप्त होता है। और हम ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनकी क्वांटम यील्ड यहाँ बताई गई है, कुछ की बहुत कम है, अल्प का है, कुछ की ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ जैसे H2Br2 है, ये 2HBr बनाते हैं, ये जो अभिक्रिया होती है वो 500 एंगस्ट्रॉम लेमडा पर होती है और इसकी क्वांटम यील्ड है वो बहुत कम है, अल्प है, 0.01 है। इसी प्रकार जो अमोनिया का जो प्रकाश रासायनिक अपघटन है N2S+3H2 2100 लेमडा एंगस्ट्रॉम लेमडा पर होता है, इसकी क्वांटम यील्ड बहुत कम, अल्प है, 0.2। इसी प्रकार से एसीटोन का यदि हम करें CO+C2H6 में ये 3000 एंगस्ट्रॉम पर होगा, इसकी भी क्वांटम यील्ड कम है, 0.1 है। अब हम ज़्यादा वाले की बात करें तो ज़्यादा वाले में देखिए CO+O2, CO2 नहीं है, सॉरी Cl2 है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, CO+Cl2, तो COCl2 बना, तो ये 4100 एंगस्ट्रॉम पर है, इसकी क्वांटम यील्ड 10⁻³ और H2+Cl2 है, इसकी 2HCl है, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम पर है और इसकी क्वांटम यील्ड का मान काफ़ी ज़्यादा 10⁻⁵। अब आप मैं देख रहे हैं H2Br2 की तो बहुत कम है, जबकि H2Cl2 की काफ़ी ज़्यादा है और कुछ की इंटरमीडिएट मध्यवर्ती टाइप की भी है। तो इस प्रकार से ये कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनमें क्वांटम यील्ड के मान दिए हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और वीडियो को लाइक करें, और यदि आप किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।